प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी क्लासेस को रोक दिया गया था। हम लोग क्लास 11th के निर्णय बैच में क्लास 11th की एनसीईआरटी के कोर्स को आगे ले चल रहे थे, जिसमें फोर्थ यूनिट का एक चैप्टर आपका शेष रह गया है। वह चैप्टर आपका बाकी है, उस चैप्टर को हमको पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं यूनिट नंबर 5, और यूनिट 5 में हमारे कुछ चैप्टर दिए गए हैं जो कि मानव शरीर विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे क्लास 11th के, और इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। आपको यहाँ पे एक बात और हम बता दें कि ये सभी चैप्टर ख़त्म होने के बाद बहुत जल्द ही आपको वीडियो क्लास के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारा उद्देश्य पहले हिंदी मीडियम में सभी चैप्टर को कर लें, फिर इंग्लिश मीडियम में और सभी क्वेश्चन को कर लें एक बार। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लें, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज आराम से पढ़ते रहेंगे। तो एक बार हमारी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये मान चलिए कि आपका पहला वीडियो है, हालांकि निर्णय बैच का यह 57 नंबर का वीडियो है, लेकिन आप ये मानिए कि आपका ये पहला वीडियो है, और यहाँ से एनिमल फिजियोलॉजी को आप अच्छी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, बहुत बातें हो गई। आप सबसे एक उम्मीद है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें अध्याय 16, जिसमें हम लोग मानव पाचन और अवशोषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर 17, 18, 19, 20 एक एक क्रम से सबको पढ़ते चले जाएंगे। 22 चैप्टर तक है आपका, यानी 6-7 चैप्टर जो इधर के हैं लगातार पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर को भी लगातार करेंगे। अगर प्रश्नों का क्रम एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होता, 2-3 वीडियो में हम लोग प्रश्नों के क्रम को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, और यहाँ से अपना पहला जो अध्याय आज का बनता है, यानी 16 नंबर का अध्याय, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए हम मान लेंगे कि पहला अध्याय मानव पाचन और अवशोषण से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ में भोजन का पाचन कैसे होता है इस पे चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ हम लोग भोजन के पाचन और अवशोषण से संबंधित चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पाचन क्रिया की विकार और अनियमितताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इन चीज़ों को हम जूम करें उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, कॉमन चीज़। जैसे देखिए, हम लोग पोषक तत्वों में 6 प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व आपके बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा देता है, उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे आ जाता है फैट यानी वसा जो कि ऊर्जा देता है, तीसरे नंबर पे प्रोटीन आ जाता है जो शरीर के निर्माण के लिए माना जाता है, और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो विटामिन, और 5 नंबर पे आपके मिनरल्स आ जाते हैं जो आपके बॉडी की रक्षात्मक क्रिया के लिए ज़रूरी होते हैं। और लास्ट 6 नंबर पे आपका रफेज और पानी को रखा जाता है। पानी से आपको कितने भी पानी पी लीजिए, पानी से 1 भी % आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो आप 1 भी किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्राप्त नहीं होती है। ये सभी चीज़ें आपको अपने कंसंट्रेशन में रखना है, जानते रहना। चलिए, अब भोजन ग्रहण के लिए हमने आपसे बताया था कि जो स्वपोषी पौधे होते हैं, ध्यान से मेरी पूरी बात को सुनिए, मैं चैप्टर पढ़ दे रहा हूँ। जो स्वपोषी होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में अपना भोजन का निर्माण कर देते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है। इन्हीं ग्लूकोज को जो विषम पोषी होते हैं, जिसे हेट्रोट्रॉप कहा जाता है, वह सभी खाते हैं। यानी हेट्रोट्रॉप के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, वह जंतु वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब जंतु वहां से भोजन प्राप्त करते हैं तो यही सिचुएशन, जो जंतु भोजन प्राप्त कर रहा है, इसी प्राप्त करने के आधार पे उसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया है। आपको और बता दें कि जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे आप डिकम्पोजर इत्यादि को भी देखेंगे और उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक चीज़ और यहीं पे क्लियर कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। हमने कहा कि जो हम लोग, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर में आगे पीछे मिल जाएंगी। जो भोजन होता है, भोजन ग्रहण करने में 5 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। किसी किसी बुक में, जैसे रमेश गुप्ता की बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 6 प्रकार की प्रक्रिया लिखी गई हैं। 5 प्रकार की प्रक्रिया कौन कौन सी होती? पहला होता है इगेशन, यानी भोजन का अंतःग्रहण, आप भोजन को ग्रहण कर दें। दूसरे नंबर पे होता है भोजन का पाचन।
तीसरे नंबर पर होता है भोजन में उपस्थित पदार्थों का अवशोषण, और फोर्थ नंबर पर होता है स्वांगीकरण, और फिफ्थ नंबर पे पाया जाता है इगेशन, जो शरीर में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी सारी चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट में रखते हुए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और पूरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। कल इसके 50 आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जाएंगे, आप जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। स्टार्ट करें, चलिए अब चैप्टर पे आ जाते हैं और एक एक करके चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे लाएंगे और इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए कह रहा भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। कह रहा जितने भी सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के उनके ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा, यानी उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो कुछ दिनों में मर जाएंगे। हमारे भोजन के मुख्य अवयव अगर बात करें, जो पार्ट हैं या जो घटक हैं, वो घटक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्ति होती है, और जो प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कच्चे पदार्थ, कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो वृद्ध और ऊतकों के मरम्मत के काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है, यानी शरीर से पानी के नुकसान को रोकता है। नहीं तो आपके शरीर से पानी का नुकसान होगा तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं आरबीसी की, वो श्रिंक कर जाएंगी, और जब श्रिंक कर जाएंगी तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होगा। आपने जब कोशिका पढ़ा होगा तो एक तरह की चीज़ें पढ़े होंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि यह सोल्यूशन जो होता है कोशिका की तुलना में डाइल्यूट होता है, जिसकी वजह से कोशिका बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ऑस्मोसिस के थ्रू। जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो दे कैन एब्जॉर्ब एंड स्वेल अप, और एब्जॉर्ब करके वो फूल जाती है। वेयर एज इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन द लिक्विड मटेरियल्स एंड इन्वॉल्व सेल आर द इक्वल, दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैं वाटर के आर इक्वल, सो दे कैन नॉट गेन और जो है आउटसाइड, ना तो गेन करता है ना ही पानी को आउटसाइड निकालता है। ऐसी स्थिति में वो क्या होते हैं, इक्वल रह जाते हैं, ना तो वह स्वेल करेगा और ना ही वह श्रिंक होना। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, यानी सोल्यूशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो और जो उसमें सेल डाली गई उसका कंसंट्रेशन लेवल पानी का कम हो, ऐसी तुलना में हमारी सेल क्या करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। इन चीज़ों को आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे पानी से, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो हमारी कोशिकाएं क्या करने लगेंगी, श्रिंक करने लगेंगी, ठीक है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप से परिवर्तित करने की इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कह रहा जो जटिल पदार्थ होता है उन्हें अवशोषण के लिए योग्य बनाने की जो सरल प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र नीचे दिया गया, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना है, यानी दो प्रकार की भागों में बांट देंगे, एक तरफ आहार नाल रखेंगे और एक तरफ सहायक ग्रंथियां रखेंगे। आहार नाल को एक करके हम पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। आहार नाल अग्रभाग, आहार नाल का जो अगला हिस्सा होता है मुख से प्रारंभ होकर के पश्च भाग गुदा द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है, यानी बाहर का जो प्रारंभिक हिस्सा है वह मुख है और जो अंतिम हिस्सा होता है वह गुदा होता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और पेशी जिह्वा होती है। कह रहा दांतों की संख्या भी बहुत सारी होती हैं और पेशी जिह्वा पाई जाती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होते हैं। कह रहा सभी दांत जो होता है एक सांचे में स्थित रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती कहा जाता है, यानी दांत को एक सांचे में व्यवस्थित होने की सिचुएशन को ही गर्त दंती कहा जाता है, या इसी को थिकोडांट कहते हैं। क्या कहते हैं, थिकोडांट कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में जीवन काल में 2 बार दांत उगते हैं, तो ठीक है, एक को बार हम लोगों के दांत जो उगता है उसे क्या कहते हैं, 6 महीने की अवस्था में उग जाता है। सुपर टिटिकली इंपॉर्टेंट है। 6 महीने से 3 वर्ष की अवस्था में उगने वाले दांत को दूध का दांत कहा जाता है। जबकि जब आपके क्या होता है 3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद के जो दांत उगते हैं उन्हें हम लोग इसमें कह देते हैं परमानेंट टीथ कह देते हैं।
ये 6 साल के बाद उगता है। सच्चाई में देखें तो जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया जाएगा 6 वर्ष के बाद उगता है। इसमें टूटता रहता है, उसके जगह पे नए दांत रिप्लेस होते रहते हैं, जिसे हम लोग परमानेंट यानी अस्थायी दांत के रूप में जानते हैं। तो कह रहा है कि 2 बार दांत उगते हैं, इससे प्रतिस्थापित तरह करते हैं। स्थायी दांत समूह में दूध के दांत वयस्क में स्थायी दांत में प्रतिस्थापित हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। इस तरह की दांत यानी दंत व्यवस्था को द्विबारदंती कहते हैं। कह रहा है कि जो एक हो गया थिकोडांट मतलब मांसपेशियों में या सॉकेट में जकड़े रहते हैं, दूसरी अवस्था हो गई कि 2 बार उगते हैं, अतः इन्हें द्विबारदंती कहा जाता है। यहाँ पे पूरा मनुष्य का आहार नाल है, अगर आप इसको देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए मुख गुहा है, मुख गुहा मुख है, मुख गुहा कहाँ, मुख कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। उसके बाद कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ हैं जिसे क्या कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, ग्रसनी ऑसोफेगस कहते हैं। उसके बाद मुख माउथ है और बकल कैविटी हो गया, ठीक है, ये माउथ हो गया, ये बकल कैविटी हो गया, ये आपका सबलिंगुअल हो गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ग्रसिका यानी जो ऑसोफेगस है, और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे आपका स्टमक है, पैंक्रियाज है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो लीवर है, लीवर के बाद पित्ताशय हो जाएगा, ठीक। पित्ताशय को क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम को क्या कहते हैं, गृहिणी कहते हैं। उसके बाद आपका जो है छोटी आंत और बड़ी आंत है तो उसे क्षुद्रांत कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपको लेबलिंग याद होनी चाहिए, हो सकता है कि आपके डायग्राम में यही दे के पूछ लेते हैं। हम लोग ऊपर जो चर्चा कर रहे थे 2 बार दांत उगने को चर्चा कर रहे थे, जिसे 2 बार दंती कहते हैं। इसी 2 बार दंती को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाइफायोडांट कहा जाता है, डाइफायोडांट कहते हैं। अगर वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें 32 यानी 32 स्थायी दांत पाए जाते हैं, यानी परमानेंट टीथों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, जिनमें 4 प्रकार के कृंतक आगे वाले जो काटने वाले होते हैं चौड़े वाले उसे कृंतक कहते हैं। जो रदनक जो इंसीजर कैनाइन होता है, पहला कृंतक को क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, कैनाइन रदनक को कहा जाता है। प्री मोलर आपको अग्र चौराड़क को कहते हैं, जबकि मोलर किसे कहा जाता है, चौराड़क को कहा जाता है। अगर ऐसे दांत की सिचुएशन बना दें तो ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। तो यहाँ पे आगे 2 दांत हो जाता है आपका किसका, ये इंसीजर को हो जाते हैं। एक नुकीला दांत जो हो जाता है वो किसका हो जाता है, तो आपका कैनाइन हो जाता है। उसके बाद 2 आपके जो होते हैं कौन से हो जाते हैं, आपके प्री मोलर हो जाते हैं। और 3 दांत जो हो जाते हैं आपके कैसे हो जाते हैं, ये जो है मोलर हो जाते हैं। अगर इस फार्मूले की बात कर लें, डेंटल फार्मूले की बात कर लें, तो ये हो जाता है आपका 21-23। आपको बता दें कि आपसे एग्जाम में कई बार खरगोश का, मनुष्य का, छोटे बच्चे का, दूध के दांत का और उसके बाद आपके जो है गाय का ये दंत विन्यास पूछा जाता है, चूहे का दंत विन्यास पूछा जाता है। तो हम लोग इन दंत विन्यासों को जो है जब पूरा डिटेल का क्लास करेंगे तो उसमें सभी दंत विन्यासों को हम आपको लिखवा देंगे। अभी आप इतनी चीज़ों को कनेक्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जितना एनसीईआरटी में दिया गया। 1 मिनट थोड़ा सा हम इसके रोटेशन को लॉक कर दें और 1 सेकंड हम उसके बाद बता रहे हैं। 1 मिनट इसका रोटेशन हो जाएगा कहाँ से, एक, हाँ अब आ जाइए। अब इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो कितनी चीज़ें हो गई थी हमारी कि ऊपरी एवं निचले जबड़े में प्रत्येक आधे भाग की व्यवस्था जो दी गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा और मोलर होगा। अगर इंसीजर की बात करें तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कैनाइन की बात करें तो इसकी संख्या 1 होती है। प्री मोलर की बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है और मोलर की बात करें तो इसकी संख्या 3 होती है। अगर आप क्रम से जोड़ दें तो 3 2 5 1 6 2 8, यानी जो ऊपर का सीक्वेंस है हाफ, ऊपर वाले का हाफ सीक्वेंस 8 है, यानी उसी तरह से ऊपर वाले के दाएं साइड का जो सीक्वेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऊपर 16 दांत और गुणे 2 से कर देंगे तो इसी प्रकार आपके और भी 16 दांत हो जाएंगे। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे क्रम पाए जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे, 1 सेकंड, हाँ आगे आ जाते हैं। कह रहा है इनेमल में सब बनी दांतों को चबाने वाली, इनेमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है जो फ्रेनुलम क्या कहलाता है, फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती। जिह्वा किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आप याद रखेंगे फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। अगर आपसे कोई मान लीजिए आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर ही होने वाला है तो उसमें जब पूछा जाएगा कि ये जो टंग है या जिह्वा है किस भाग से जुड़ी होती है या किससे जुड़ी होती है, तो नाम याद होना चाहिए, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। तो आपका एक लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिल गई एनसीईआरटी में।
जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे पेपली कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। इसमें कुछ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, कुछ में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कुछ में स्वाद कलिकाएं होंगी। हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी चीज़ें क्या है कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से अगर कवर कर लें तो एलटी में आपको बहुत मदद करने वाला है। इसीलिए हम लोग पूरी फोकस किस पे कर रहे हैं, जो है एनसीईआरटी पे कर रहे हैं। ठीक है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती, कहाँ खुलती है? छोटी सी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु और भोजन दोनों को एक साथ पथ में उपस्थित घाटी यानी ढक्कन द्वारा भोजन को निकलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती। कह रहा जो आपके यहाँ पे गर्दन के पास एक घाटी होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो उसी के पास एक स्थान होता है जो भोजन की नली को अलग और ट्रैकिया की नली को अलग करने का काम करता है। ग्रसिका यानी आसोफेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय यानी पेट में पहुंच खुलती है। कहाँ पे खुलती है? पेट में खुलती है। ग्रसनी का आमाशय में खुलना एक पेशी आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? आमाशय ग्रसिका, कहाँ पे? आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। ठीक है। आमाशय गुहा में ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है जो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। जठरागम जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस क्षेत्र, काय मुख्य क्षेत्र और जठर निर्गमनी भाग जिसमें छोटी आंत के निकास होता है। 3 भाग होते हैं। कितने भाग हो जाते हैं पेट में? 3। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, फंडिस यह मुख्य काय होता है यानी मुख्य शरीर का हिस्सा होता है, पेट का मुख्य हिस्सा होता है, और जठर निर्गमी, ठीक है, जठर निर्गमी भाग जिसमें छोटी आंत का निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग हो जाते हैं छोटी आंत के। सी आकार की ड्यूडेनम, जो आपको सी आकार का ड्यूडेनम दिखेगा मिलने को, अभी नीचे मिलेगा। कुंडलित मध्य भाग, ठीक है, जिसे अग्र क्षुद्रांत कहते हैं, और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत पाई जाती हैं। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गमन अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है और अंधनाल बृहदांत्र और आमाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलती है जो एक अवशेषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। बृहदांत 4 भागों में विभाजित होता है। आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भाग और सिग्मॉयड बृहदंत। ठीक है। इसको आप देख लेंगे, डायग्राम में दिया गया, चारों के नाम लिखे गए। आरोही भाग आमाशय में खुलता है। अवरोही भाग आमाशय में खुलता है जो मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होता है। फिर से देखिए, कह रहा आहार नाल की जो दीवार होती ग्रसिका में मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेजोथेलियम यानी अंतरंगी उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मस्कुलरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भाग में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। आहार नाल की लूमेन, ध्यान देखिएगा, आहार नाल की लूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय और छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं या बिली कहा जाता है। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जिसमें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिससे ब्रश वार्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और देखिए ये है आपकी, अगर देखें तो ये ल्यूमेन है,
ल्यूमेन के बाद कौन है? ल्यूमेन के बाद अगर बात करेंगे तो ये आपका म्यूकोसा है। उसके बाद किसका हिस्सा? सब म्यूकोसा का। उसके बाद कौन है? आप देखेंगे बाहरी अनुदैर्ध्य, उसके बाद भीतरी अनुदैर्ध्य, फिर बाहरी अनुदैर्ध्य और सिरोसा। सबसे ऊपर क्या हो गया? सिरोसा। ये पेशियां हैं किसकी? ये पेशियां हैं। अगर आप देखेंगे आंत में अनुप्रस्थ काट का आरेखी निरूपण है। इस प्रकार से आपको पेशियों को याद रखना है। बात हो रहा था एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसमें लैक्टियल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहक के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबर कुन प्रगुहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरित होती हैं। कह रहा जो 4 परतें पाए जाते हैं वह आहार नाल की अलग अलग हिस्सों में रूपांतरित होते हैं, यानी पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अब नंबर आ जाता है इस पर। ये देखिए आपके आहार नाल की संरचना है। अंकुर है लैक्टियल, अंकुर लैक्टियल है। उसके बाद यहाँ आप देखिए अगर तो केशिकाएँ हैं, धमनी हैं, प्रगुहिका हैं, सिरा हैं। ये सभी इसकी संरचना है। इस संरचना को आप देखिए। इसी प्रकार से आपके जो हैं इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना होती है। पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं। पाचन नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय शामिल होते हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियों की चर्चा की गई है। एक लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय शामिल होते हैं। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियां करती हैं। कितनी ग्रंथियां करती हैं? तो लार जो है 3 जोड़ी ग्रंथियां, यानी 6 ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां करती हैं। यह गाल में कर्णपूर्व, निचले जबड़े में अधोजंभ और चुंबकी तथा जिह्वा के नीचे स्थित अधोजिह्वा है। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत क्या है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। कह रहा है यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक प्रश्न यहाँ पे है जिसका भार वयस्क में कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्यपट के ठीक नीचे स्थित होता है। कहाँ पे? उदर के मध्यपट में ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियाँ होती हैं। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है जिसे ग्लिसन्स क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशयी नलिका और अग्न्याशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्न्याशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलता है जो ओडी अवरोधिका से नियंत्रित होता है। किससे? ओडी अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अग्न्याशय जो होता है टा आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी, जो पैंक्रियाज है आपका यानी अग्न्याशय है, वह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों जैसा कार्य करता है। बहिस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जिनसे एंजाइम का सिक्रीशन होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जिनसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो कह रहा दोनों का कार्य करती हैं। बहिस्रावी भाग में क्षारी अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। कह रहा जो जूस निकलता है पैंक्रियाटिक वो कैसा होता है? क्षारी होता है जिससे एंजाइम होते हैं। और अंतःस्रावी में इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन का श्रावण किया जाता है। यानी बहिस्रावी का लक्षण क्या है कि यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस का निकलना, और अंतःस्रावी का कारण क्या है? यहाँ से इंसुलिन और ग्लूकेगान जैसा हार्मोन का निकलना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पित्ताशय का हिस्सा है और ये पित्त वाहिनी। कह रहे थे पित्ताशय और पित्त वाहिनी आगे जा करके दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके किसके साथ जुड़ेंगे? पैंक्रियाट के साथ जुड़ करके, पैंक्रियाट की जो नली होगी उसके साथ जुड़ करके आगे जा करके ड्यूडिनम यानी ग्रहणी में खुल जाती हैं। इसे यकृत वाहिकाएँ कहते हैं। मूल यकृत वाहिका है और उसके बाद पित्त वाहिनी है और इसका नाम हो जाता है अग्न्याशय। इसी अग्न्याशय की बात हो रहा था कि ये जो है बहिस्रावी भी है और क्या है? अंतःस्रावी भी है। अग्न्याशयी वाहिका है और उसके बाद यहाँ पे यकृत अग्न्याशयी वाहिनी आपको दिखाई पड़ रही है।
आगे बढ़ जाते हैं भोजन का पाचन। भोजन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है, यानी जो भोजन की प्रक्रिया है वह यांत्रिक विधि भी होती है, यानी फिजिकल रिएक्शन और केमिकल दोनों प्रकार के रिएक्शन होते हैं। मुख गुहा के में मुख्यतः दो प्रकार हैं, भोजन का चवण और निगलने की क्रिया। मुख गुहा में दो कार्य होते हैं, भोजन को चबाना और उसे निगलना। लार की मदद से दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकने एवं उसे बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। जो चबाया हुआ भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी में ग्रासिका में चला जाता है। बोलस पेशी संकुचन और कणवाकुंचन द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन की आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती हैं। लार मुख गुहिका में विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और HCO3 आयन और एंजाइम यानी लार एमाइलेज तथा टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से 2 शर्करा माल्टोज में अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं का संक्रमण को रोकता है। क्या होता है, लार जो pH होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पहले पूछा जा चुका टीजीटी में। हालांकि अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं, अगर पूछे वह तो 4-5 pH देगा और उन्हें मिलाना होगा, जैसे मूत्र का दे देगा, लार का दे देगा, रक्त का दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपका पैंक्रियाटिक जूस का दे देगा, तो 4-5 का दे देगा, जिसे आपस में क्या करना होता है, आपको मिलाना होता है। हालांकि इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे शॉर्ट नोट के माध्यम से, ठीक है। बात कर रहे थे स्टार्च। स्टार्च को क्या होता है, लार्ज माइलेज किसमें तोड़ देता, माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है, ठीक। स्टार्च कैसा है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन 3 प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये 3 प्रकार के डाइसेकेराइड होते हैं। और ग्लूकोज, गलेक्टोज और फ्रक्टोज ये क्या होते हैं, आपके जो है ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पे आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। कह रहे आमाशय की जो म्यूकोसा लेयर है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला, म्यूकस को स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। पेप्टिक या मुख्य कोशिका जो प्रो एंजाइम या पेप्सिजाइन का श्रावण करती हैं। और तथा भित्ति तथा आक्सेंटिक कोशिकाएं, जिसे भित्ति तथा आक्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं। आपसे पूछा जाता है कि HCl का सिक्रीशन किस प्रकार की कोशिका से होता है, तो आप कहेंगे आक्जेंटिक कोशिकाओं से होता है। और नैज कारक स्रावित करती हैं। नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। जो नैज कारक होता है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। जो आप दही खाते हैं, दही से आपको क्या लाभ मिलता है, विटामिन B12 का प्रॉफिट होती है, इसीलिए दही आप खाते हैं, ठीक है। पनीर और दही से आपको विटामिन B12 का लाभ होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आप हमें उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जिससे हमें मान सकेंगे कि आपने पूरे चैप्टर के अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको तैयारी साथ में करना है, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, जो लोग जुड़ रहे हैं, तैयारी अगर आपको मन से करना है तो आप बिना पूछे आछे पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। पूरे वीडियो को आपको सुनना है, लिखना तो है नहीं कुछ, बस आपको सुनना है। प्ले करके रख दीजिए। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा लें, वैसे भी हम बहुत तेज़ बोलते हैं, स्पीड आपको जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास हम खुद ही करते हैं। 1 से 1.5-2 घंटे का आपका जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर को आप पूरी तरह से देखें और पढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आमाशय में जो है भोजन जो है आपका 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण रहता है। आमाशय की पेशी दीवार में संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस में पूरी तरह मिल जाता है और काइम का निर्माण कर लेता है। यानी जब भोजन मुंह में चबाया गया उसमें लाइपेज मिलता है तो उसे बोलस कहते हैं। और जब वही फूड कहाँ पहुँच गया, पेट में पहुँच गया और उसमें HCl मिश्रण हो गया, HCl के मिलने के बाद उसी का नाम क्या हो जाता है, काइम हो जाता है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय द्वारा प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। जठर रस में उपस्थिति
श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम। जो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब पीएच पूछा जाएगा तो उसका पीएच मान कितना हो जाता है आपका 1.8 होता है। ठीक है, पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या Cl का पीएच मान कितना होता है 1.8 होता है। नवजातों या जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक, कौन सी प्रोनेनिन कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पे रेनिन लिखा रहता है। रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होती है जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन, दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन को पचाने में सहायक होती हैं। जठर ग्रंथियों थोड़ी मात्रा में लाइपेज का श्रावण करती हैं। छोटे आंत का पेशी स्तर कई तरह की गतियां उपलब्ध करता है। इन गतियों में भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्न्याशयी नलिका द्वारा पित्त अग्न्याशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत के छोड़े जाते हैं। अगर हम बात करें कौन सा अग्न्याशयी रस की, अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइम की सक्रियता पाई जाती है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है जो अग्न्याशयी रस में के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त को पित्त वर्णक, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। कह रहा है जो आपका, फिर से देखते हैं यहाँ से 1 मिनट। ग्रहणी में प्रवेश करने वाला पित्त और पित्त वर्णक यानी जो पित्त रस आपका प्रवेश करता है उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, पित्त लवण होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होती। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पित्त होता है यानी जिसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि इसमें एंजाइम एब्सेंट होती है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि जो बाइल जूस होता है उस बाइल जूस में एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलें आगे। पित्त वसा में इमल्सीकरण में मदद करता और उसे बहुत छोटे मिसल्स कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंत्र श्लेष्मा उपकला में ग्लोबुलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। म्यूकोसा में ब्रश बार्डर कोशिकाओं और ग्लोबुलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर के आंत्र स्राव अथवा सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज आदि। म्यूकस अग्न्याशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम। अब यहाँ पे देखिए, जो आंत का माध्यम हो जाता है कितना हो जाता है, पीएच 7.8 तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथियाँ भी मदद करती हैं। आंत में पहुँचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स आंशिक अपघटित प्रोटीन अग्न्याशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज, 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम कार्य करेंगे जिसकी वजह से किसमें टूट जाता है, डाइपेप्टाइड में टूट जाता है। काइम में कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जला अपघटित होते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च एमाइलेज डाइसैकेराइड में बदल जाता है। वसा पित्त में की मदद से लाइपेजेज द्वारा क्रमशः डाइसैकेराइड और मोनोग्लिसराइड को तोड़ते हैं। वसा किसमें टूट जाता है, लाइपेज एंजाइम की सहायता से डाइग्लिसराइड में और फिर मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। अग्न्याशयी रस में न्यूक्लिक अम्लों की न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को पाचित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के पाचन में मदद करता है। आंत्र रस में एंजाइम उपर्युक्त अपक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप से बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत्र के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं में बहुत समीप संपन्न होते हैं।
डाईपेप्टाइड की बात करते हैं। डाईपेप्टाइड क्या होता है? डाईपेप्टिडेज एंजाइम की सहायता से अमीनो अम्लों में टूट जाता है। माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। लैक्टोज, लैक्टेज ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में टूट जाता है। किसमें? ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में टूट जाता है। सुक्रोज, सुक्रेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड की सहायता से न्यूक्लियोसाइडेज शर्करा और क्षारक में टूट जाते हैं। डाई व मोनोग्लिसराइड की सहायता से लाइपेज वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ऊपर वर्णित जैव बृहद अणुओं में पाचन की आंत क्रिया की ग्रहणी भाग में संपन्न होती हैं। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होते हैं। अपचित और अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य है कुछ जल, खनिज और औषध का अवशोषण करना। श्लेष्म का स्राव, जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थ को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों की उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रित होती हैं। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और अथवा मुख गुहा नलिका में उपस्थित लार ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती हैं। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव की तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों को पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय और केंद्रीय तंत्र की तंत्रिकाओं द्वारा नियमित होती हैं। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों में स्राव को नियंत्रित करते हैं। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन से निर्मित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। इसे सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है, जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम तक गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है। क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा है, अतः कार्य की वैज्ञानिक प्रायः किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए होती है। पोषण वैज्ञानिक परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल सदा ही कैपिटल अक्षर में लिखे जाते हैं, ठीक है, के रूप में व्यक्त करते हैं। एक बब कैलोरीमीटर ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु 1 बूंद कच्छ बर्तन यानी 1 ग्राम खाद्य पदार्थों के पूर्ण दहन को मोचित ऊर्जा को खाद्य या स्थूल कैलोरी मान ऊष्मीय अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य की कार्य की मान है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के स्थूल ऊष्मीय कैलोरी मान क्रमशः 4.1 किलो कैलोरी, देखिए किसका किसका है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का कितना हो गया 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन का कितना हो गया 5.65 किलो कैलोरी, वसा का कितना हो गया 9.45 किलो कैलोरी है। जबकि उनका कार्य की ऊर्जा मान कितना होता है यहाँ पे 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी होता है। पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन क्रियाओं द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की क्या किया जाता है, आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड और सोडियम आयन विद्युत अपघट्ट का रक्त में अवशोषण
इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों जो हैं अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर के आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसल्स कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों यानी लैक्टियल से चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों की रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे कि मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे छोटा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश अवशोषण स्थल और पदार्थ में दिया गया है। अवशोषण पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, वहां से विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय के कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है और तांत्रिक प्रतिक्रिया यानी न्यूरल रिलेक्शन क्रिया शुरू हो जाता है और मलत्याग की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, पैदा हो जाती है। मलत्याग मलद्वार के मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है जो एक बृहद कमाकुंचन गति की पूरी होती है। पाचन तंत्र के विकार कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित हैं? कह रहा है आंत्र नलिका को शोध जीवाणुओं की और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे कि फीताक्रीम, गोलक्रीम, सूत्रक्रीम, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से होता है। पहला रोग जो आपको हो जाता है वो कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में कौन प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने के कारण पीली दिखाई पड़ने लगती है। वमन यानी उल्टी, वोमिटिंग क्या कहा जाता है इसमें? यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों को मुख से बाहर निकालने की क्रिया। यह क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र में नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका डायरिया आंत्र की अपसामान्य गति को बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता कब्ज कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज में बृहदंत से मल रुक जाता है और आंत में गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच इंडिगेशन कहते हैं। इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने और मसालेदार भोजन के कारण होती है। आहार में प्रोटीन और संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा कुपोषण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में अनेक कम विकसित देशों में विस्तृत समस्या है। सूखा, अकाल और राजनीतिक उथल पथल के कारण जनसंख्या एक विशाल हिस्सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में मुक्त युद्ध तथा 80 के दशक में इथियोपिया में भयंकर सूखे का कारण ऐसा ही हो चुका है। पीईपी शिशुओं यानी जो प्रोटीन का है, प्रोटीन इफिशियंसी मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन की कमी से यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता तथा मरासमस तथा क्वेशरक्वेल नामक रोग को उत्पन्न करता है। मरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों के एक साथ अल्पता से उत्पन्न होती है। यह विकार सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण शिशु को मां के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार को देना है। इसका मुख्य कारण प्रायः कम अंतराल में पुनः गर्भधारण अथवा शिशु का जन्म होना है, जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का ही होता है। मरासमस में प्रोटीन अल्पता के कारण वृद्धि मंद तथा ऊतकों की प्रोटीन का विस्थापन अत्यंत कृशकायी, शरीर एवं हाथ पैर अत्यंत पतले हो जाते हैं। त्वचा शुष्क, पतली और झुर्रीदार हो जाती है। वृद्धि की दर और शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि और विकास भी बहुत अधिक मंद हो जाता है। मानसिक क्षमता भी असंतुलित हो जाती है।
क्वेसरकोर प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। इसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। मरासमस की तरह ही क्वेसरकोर भी मांसपेशियां लटक जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। परंतु मरासमस के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा शेष रहती है, परंतु शरीर में विभिन्न भागों में अत्यधिक शोध और सूजन दृष्टिगोचर होने लगता है। अगर हम पूरे सारांश की बात करते हैं तो इसके सारांश में चले आएंगे तो यहाँ पे सारांश में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे। मानव में पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, मृदांत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती हैं। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथ, यकृत, पित्ताशय सहित और अग्न्याशय है। मुख के अंदर दांत भोजन को चबाते हैं, जीभ स्वाद को पहचानती है और भोजन को लार के साथ मिलाकर उसे अच्छी तरह से चबाने के लिए सुगम बनाती है। लार में मंड तथा माड़ यानी स्टार्च पचाने वाली पाचक एंजाइम लार एमाइलेज होती है, जो मांड को पचा करके माल्टोज यानी डाइसैकेराइड में बदल देती है। इसके बाद भोजन ग्रसनी से होकर के बोलस की तरह ग्रसिका में प्रवेश करता है, जो आगे क्रमाकुंचन द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सरल शर्कराओं, अल्कोहल और दवाओं का भी आमाशय में अवशोषण होता है। कायम क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है, जहां अग्न्याशयी रस, पित्त रस और अंत रस यानी आंध्र रस एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत यानी जेजुनम और क्षुद्रांत इलियम भाग में जाता है। पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसे मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अंततः प्रोटीन टूट करके अमीनो अम्लों में तथा वसा, वसी अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। आंध्र उत्पादों का पाचित आंध्र अंकुरों में उपकला स्तर द्वारा शरीर में अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन मल त्रिकांद्र कपाट द्वारा बृहदांत की अंधनाल में प्रवेश करते हैं। इलियोसिकल कपाट मल को वापस नहीं आने देता। इलियोसिकल कपाट मल को वापस नहीं जाने देता। अधिकांश जल बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता। अपचित भोजन अर्धठोस होकर मलाशय और गुदानाल में पहुंचता और अंततः गुदा से बहिक्षेपण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, बताइए आमाशय रस में होता है कौन कौन सा होता है, तो आपको बताना है। आमाशय रस में पेप्सिन, लाइपेज या रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर है। चलिए उसके बाद पूछ रहा है सक्कस एंटेरिकस नामक नाम दिया गया है। सक्कस एंटेरिकस नाम किसको दिया गया है, बड़ी आंत में या छोटी आंत में, कहाँ पे, तो आपको ही बताना है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन किससे संबंधित है, स्टार्च तथा जल अपघटन किससे होता है, ठीक है, किससे संबंधित है, आपको बताना। वसा का पाचन किससे होता है और लार ग्रंथियों से कौन सी एंजाइम निकलती, ये भी आपको बताना। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसको आपको हल करना है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों को शेयर करिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इसे आप चाहें तो पढ़ लें, चाहें तो आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।